हे गाइस, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहली नो ये IAS पे, जिसमें कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक एशिया का। जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था वो एशिया के ऊपर था। एशिया में हम लोगों ने रशिया देखा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ईस्ट एशिया को कवर करेंगे, जिसमें चाइना, जापान एंड कोरियन पेनिनसुला आता है। तो जो एशिया की बेसिक नॉलेज थी वो हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था, हाईएस्ट प्लेस यहाँ पे अर्थ में पाई जाती थी जो कि है माउंट एवरेस्ट, और फिर उसके बाद लोएस्ट प्लेस जो अर्थ पे है वो है डेथ सी, वो भी यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन और एरिया वाइज ये दोनों सबसे टॉप पे है, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद ये कुछ कंट्रीज थी जो एशिया में हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने रशिया कवर कर लिया था अपना। अब जो हम लोग कवर करेंगे वो है ईस्ट एशिया, जो कि है चाइना से मंगोलिया, चाइना और जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये इतना जो एरिया है ये ईस्ट एशिया में आता है। तो हम लोग ये आज कवर करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने का है हम लोग को। देखिए, ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये और एंड ताइवान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि हमें ईस्ट एशिया में देखने को मिलती हैं। तो जैसे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, जैसे मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर, चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की है सियोल। और फिर उसके बाद जापान में आ जाता है तो जापान की कैपिटल है हमारी टोक्यो, एंड ताइवान की कैपिटल है हमारी ताइपी। तो ये कैपिटल सिटीज़ हैं, ये आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। और इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान, इनकी जो कैपिटल्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करने में आ सकती हैं या नॉर्थ टू ईस्ट अरेंज करने में आती हैं। मैक्सिमम जो नेबरिंग कंट्रीज रहती हैं, हो सकता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि आपको जो उनकी कैपिटल्स हैं वो कुछ अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होती हैं तो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने को मिल जाता है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। आप ऐसे थोड़े कंट्रीज़ के कैपिटल्स को, लोकेशंस भी ध्यान रखते चलिएगा, तो ये एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। तो फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सिटी और देखने वाली है जो हमारे लिए, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो पहली एक और इम्पॉर्टेंट सिटी है जो चाइना में ट्रेड पर्पज़ से बहुत जानी जाती है वो है हमारी शंघाई। शंघाई को मार्क कर लीजिएगा। शंघाई ट्रेड पर्पज़ से जानी जाती है। मैक्सिमम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ से सामानों का होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये शंघाई एक कैपिटल सिटी या ट्रेड सिटी कही जाती है चाइना की। फिर उसके बाद जो आपको दो और इम्पोर्टेंट सिटी जो आपको देखने को मिलेंगी वो है हांगकांग। ये हांगकांग भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटी है, और इसी के पास इस जगह पे एक सिटी मिलती है जो है मकाऊ, MACAU, मकाऊ। मकाऊ जो इम्पोर्टेंट सिटी है, यहाँ पे बॉलीवुड के काफ़ी फेस्टिवल्स भी होते हैं, काफ़ी अवार्ड्स फंक्शन भी होते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो दो सिटी हैं हांगकांग एंड मकाऊ, हांगकांग एंड मकाऊ जो दो सिटीज़ हैं ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना है। मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सॉरी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, ये सिटी है। ये दोनों सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना का हिस्सा है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। फिर इसके बाद आपको ध्यान में देना है कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है पूरा इसको। ये जो आप यहाँ से लाइन देख रहे हैं, ये दो कोरियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहती है ये कंट्रीज़। तो ये कंट्रीज़ हैं, एक है प्योंगयांग, ये देखिए जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। फिर उसके बाद जो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो ये दोनों ही आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत कंट्रोवर्सीज में रहते हैं ये दोनों कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ का एक बॉर्डर है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उस बाउंड्री को कहते हैं हम लोग 38th पैरेलल। ये एक लैटिट्यूड भी है यहाँ का, तो उसी के नाम पे यहाँ पे रख दिया गया है 38 पैरेलल। और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वेपनाइज्ड रीजन है, या यहाँ पे बहुत सेंसिटिव जोन है ये वर्ल्ड में। तो उस तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग डिवाइड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा
संवेदनशील एरिया है ये, यहाँ पे वेपनाइज्ड रीजन है, बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निक्स इक्विपमेंट जो वगैरह रहते हैं वो वहाँ पे सर्वेइंग के लिए रखे जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा से जो थोड़ा डिस्प्यूट रहा है शुरू से ही, अभी का जो वहाँ पे तानाशाह है वो भी डिस्प्यूट करने के चक्कर में रहता है, इसीलिए यहाँ की जो 38th पैरेलल है आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कॉमन बाउंड्री है वो है 38th पैरेलल। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो देखिए, मैं नहीं सही है, अगर हम कोरियन पेनिनसुला की बात करी जाए तो कोरियन पेनिनसुला में सिर्फ चाइना एंड यहाँ से देखेंगे तो इधर आपको रशिया, तो ये दो रशिया मिल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ कोरिया से कौन कौन सी बाउंड्रीज कनेक्ट होती है तो वो साउथ कोरिया होती है, चाइना होती है, रशिया होती है, ये 3 कंट्रीज़ हैं। रशिया की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया एंड चाइना 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टोटल इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो हैं 14। तो रशिया की मैंने आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज बता दी थी, चाइना की आप देखते जाइए, मार्क करते जाइए, इंपॉर्टेंट याद करने में ज़रूरी रहता है ये। देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो चाइना से सबसे पहले जो कनेक्ट होता है वो है नॉर्थ कोरिया, फिर इधर आपको रशिया मिलेगा पूरे में, फिर रशिया के बाद आपको कज़ाकिस्तान मिलेगा, ये इधर कज़ाकिस्तान है, कज़ाकिस्तान के नीचे आपको मिलेगा, तो हम लोगों ने देखा कज़ाकिस्तान हमें मिला था, कज़ाकिस्तान इसकी बाउंड्री शेयर करता है, रशिया इसकी बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ कोरिया इसकी बाउंड्री शेयर करता है, फिर इसके बाद आपको मंगोलिया मिलेगा, तो ये टोटल 4 कंट्रीज़ तो ऊपर हो गई। फिर इसके बाद आपको कज़ाकिस्तान के नीचे आपको जो मिलेगा वो है किर्गिस्तान, फिर ये किर्गिस्तान मिलेगा आपको। किर्गिस्तान के बाद आपको नीचे देखिए एटलस में आपको मिलेगा तजाकिस्तान, थोड़ा सा पोर्शन, तजाकिस्तान के बाद आपको फिर अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का छोटा सा पोर्शन है आपको जो दिख रहा होगा, तो ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको नेपाल मिलेगा, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद आपको बर्मा मिलेगा जो कि है म्यांमार, फिर है लाओस, लाओस का है, लाओस के बाद आपको वियतनाम मिल रहा है। तो ये टोटल्स जो कंट्रीज़ हैं जो कि शेयर कर रही हैं अपना बॉर्डर। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये थाईलैंड का बॉर्डर है, ये थाईलैंड टच नहीं करता है, इसको वियतनाम करता है, वियतनाम, लाओस, बर्मा, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, फिर उसके बाद आपको अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, फिर उसके बाद रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं किसके साथ? चाइना के साथ। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस तरफ ईस्ट में आप देखें तो यहाँ पे जापान है। जापान एक्चुअली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, इसके 4 आइलैंड हैं, एक ये ऊपर वाला आइलैंड है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला आइलैंड है, इसका जो मेजर आइलैंड जहाँ पे इसकी कैपिटल है जो कि है टोक्यो, फिर उसके बाद एक ये आइलैंड है छोटा सा, और एक ये 4 आइलैंड है जापान का। जापान के पास आपको एक लिंक देखने को मिलती है, देखिए इस वाली स्लाइड में हमारा जापान इस जगह पे है, थोड़ा इंडिया, ये इंडिया है हमारा, चाइना इस जगह पे आपको जापान मिलता है। तो जापान यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट पे है, प्लेट के टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं इनके बॉर्डर पे है, तो यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो पूरी आपको दिख रही है ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, मतलब यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, उस कारण में यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस बढ़ जाते हैं। जापान के पास आसपास के एरिया में बहुत सारे वॉल्केनोस हैं, लगभग 450 के करीब वॉल्केनोस यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ एक्टिव हैं, कुछ नॉन एक्टिव वॉल्केनोस हैं, और ये पूरे के पूरे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे पाए जाते हैं। जापान के बारे में आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं, हम लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता है ये। जापान होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन।
फिर इसके बाद आपको कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। नियरेस्ट सराउंडिंग वाटर बॉडीज देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया की सॉरी। कुछ वाटर बॉडीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको येलो सी देखनी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड सी रहा है शुरू से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बे ऑफ बंगाल, या बे ऑफ बंगाली है यहाँ पे। तो ये जो सीज़ हैं जो बस इतनी ही है आपको ध्यान में रखनी है, जो ये सी हैं। फिर इसके बाद हम लोग को कुछ रिवर्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है। चाइना की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो है येलो रिवर, जो कि शंघाई के आसपास जो कि येलो सी में ड्रे होती है। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है यांगसी रिवर, जो लाइफलाइन है चाइना की लाइफलाइन है। यहाँ पे कैनाल है जो बिजनेस ट्रेड रूट को शंघाई तक पहुँचाती है। इस जगह पे आपको सिटी मिलती है शंघाई। तो यांगसी रिवर आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद मार्क करना है। फिर इसके बाद आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि सेंगपो रिवर है, जो आती है इस जगह से आपको निकलती हुई मिलेगी। और ये इसका जो रियल जो चाइना में नेम है उसका नाम है सेंगपो, TSANGPO, सेंगपो रिवर। तो ये रिवर इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है और ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपको ध्यान में रखना है। इस एरिया को कोरियन बे बोलते हैं। ये जो एरिया है ये कोरियन बे है, मैंने आपको बता ही दिया था। ये पूरा कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट, जो कि कई बार डिस्प्यूट में आ जाता है, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स यहाँ पे हो जाते हैं मंगोलिया और गोबी डेजर्ट के चक्कर, मंगोलिया इन चाइना में। फिर इसके बाद ये अल्ताई माउंटेन्स हैं। अल्ताई माउंटेन्स मंगोलिया के बॉर्डर पे है और थोड़ा सा पार्ट इसका कजाकिस्तान में भी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यानशिन माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टकलामकान डेजर्ट है यहाँ पे। टकलामकान डेजर्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा चाइना में। फिर इसके बाद आपको प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, बहुत अच्छे से आप इसमें ध्यान होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुलुनशा माउंटेन्स देखने हैं। तो ये कुछ माउंटेन्स थे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद आपको एक और चीज़ के बारे में पढ़ना है जो कि है हमारी ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट जो कि आसपास के जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उन सब से मिल के बनी हुई है एक समिट। और रिसेंटली कुछ सालों पहले इसमें यूएसए एंड रशिया को भी इन्वॉल्व किया गया था, पहले ये इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये समिट्स आसपास के जो एरिया है वहाँ के डेवलपमेंट या वहाँ पे जो क्या काम करना है उस चीज़ के बारे में चर्चाएं होती है इस समिट में। किस तरीके के रिलेशन रखने हैं दूसरी कंट्री से उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इतना आपको ध्यान रखना है ईस्ट एशिया में। ये हो गया हमारा पूरा ईस्ट एशिया। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आपको रिवर्स के बारे में बस इतनी 3 ही रिवर्स थी, जो यांसी, येलो एंड सेंगपो रिवर। जो यांसी रिवर थी मैंने आपको बताया, वो शंघाई के पास ड्रेन होती थी और ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स भी पानी जाती है यहाँ से, क्योंकि ये चाइना के बीच से आती है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं सियाचिन जो बेसिन है यहाँ पे, यहाँ से पूरा आपको प्लेन्स भी मिल जाते हैं, नॉर्थ चाइना प्लेन्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड रूट्स हैं यहाँ पे बढ़ाना पड़ा है। तो इसीलिए यांगसी रिवर पे जो कैनाल बनाई गई है उसी रिवर के थ्रू हम लोग शंघाई तक पहुँच सकते हैं इजीली, और वहीं से हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। ये ये ईस्ट एशिया हम लोगों ने बना दिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मिडिल ईस्ट एशिया, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आप अपने
एटलस में मार्क करते चलिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रोथ करने में मदद करें। थैंक यू।